हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज़ अंकुर शर्मा। हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमने स्टार्ट किया था और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। तो उसी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हमारा बेसिक ओवरव्यू है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करते हैं। और आप ट्राई करो, देखो कितने क्वेश्चंस आपको इसमें से आते हैं। नॉर्मली हम 10 क्वेश्चंस के अराउंड करते हैं, तो इन 10 क्वेश्चंस में से आपको कितने आप राइट, मतलब यू कैन इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस कि इनमें से आप कितने सही कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, मैं बार बार आपको बोलता हूँ। तो अगर इसमें से, और यू कैन इवन सेंड इन योर स्कोर्स कि आपके कितने क्वेश्चन हुए। ठीक है, आप ट्राई करते हैं तो आप लिख सकते हैं वहाँ पे कि आपके कितने ऑनेस्टली कितने मार्क्स आए, कितने क्वेश्चंस आपको आते थे, है ना। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट मैनेजमेंट, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो कहती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस। ये आपकी दूसरी स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट कहती है देयर इज अ लीगल कंपल्शन टू इंस्टॉल अकाउंटिंग सिस्टम्स। और डी जो है वो कहती है ए और बी दोनों ही ट्रू हैं। तो ये आपको समझना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड एक स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से स्टेटमेंट है रिलेटेड, ध्यान से रीड करना है। और तीसरी भी स्टेटमेंट जो है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड ही है। तो पहली कहती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सो एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट। ये तो पक्का ही ट्रू है भाई। ठीक है, अब आ जाएं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस। ये भी ट्रू है, किया है ना हमने। रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? जर्नल में। क्लासिफाई कहाँ करते हैं? लेजर में। समराइज कहाँ करते हैं? ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, और उसके बाद सिग्निफिकेंट मैनर तो हो गया ये, उसके बाद हम क्या करते हैं? फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है जिसको चाहिए वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट का यूज करके वो अपने अपने रेफरेंस की या अपने अपने ज़रूरत की जो आपको उसको रिक्वायरमेंट है डेटा की, वो वहाँ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ले सकता है। अच्छा, आप देखना है ये देयर इज लीगल कंपल्शन टू इंस्टॉल मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। नहीं, ये तो मैनेजमेंट अपने बेनिफिट के लिए करती है कि जो मैनेजमेंट अपने एनालिसिस के लिए, अपनी फ्यूचर के लिए, अपनी फ्यूचर की पॉलिसीज डिटरमाइन करने के लिए, फ्यूचर के डिसीजंस लेने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई कंपल्सन नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो कंपल्सरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको कोर्ट में एज एविडेंस के तौर पे भी करते हैं, टैक्सेशन अथॉरिटीज मांगती हैं, आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक मांगता है। तो ये तो कंपल्सरी है अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो। लेकिन ये इसके लिए कोई लीगल कंपल्शन नहीं होती है। तो दो स्टेटमेंट ट्रू होगी, ये वाली भी ट्रू है और ये वाली भी ट्रू है। तो आंसर हो गया आपका ए एंड बी। ए और बी दोनों ही जो है वो सही है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत ईजी है, फटाफट से कर दो। टू सर्व पब्लिक, to manage the performance of financial functions, to serve government, या सारे के सारे ही हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है या मेन बेसिक फंक्शन क्या है, ये बताना है आपको। तो पब्लिक को सर्व करना तो है नहीं, क्योंकि असिस्ट तो ये मैनेजमेंट को करती है, तो पब्लिक को कहाँ से सर्व करती है? ना ही गवर्नमेंट मांगती है कुछ भी। गवर्नमेंट को क्या लेना देना आपके रेशियो एनालिसिस अगर आप करते हो किसी तरह के, आप ना कैश फ्लो एनालाइज कर रहे हो, फंड फ्लो एनालाइज कर रहे हो, है ना, अपने जो कैपिटल डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, वर्किंग कैपिटल एनालिसिस कर रहे हो, ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप होता है। तो इसमें गवर्नमेंट को क्या करना है? गवर्नमेंट को तो ये मतलब है कि आप प्रॉफिट कितना कमाते हो और उसको ऑनेस्टली आप प्रेजेंट करो, ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है। तो गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं करना। तो ये टू मैनेज द परफॉर्मेंस ऑफ द फाइनेंशियल फंक्शन, ये जो मैनेजमेंट को ये जितना भी आपने किया
फाइनेंशियल फंक्शन, तो फाइनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड, फाइनेंशियल डेटा से रिलेटेड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो है वो इसका बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल ऑपरेशन से रिलेटेड। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इन इंडिया? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है इससे रिलेटेड क्या है, इनमें से कौन सी चीज है जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है उससे रिलेटेड है? पहला, इन इंडिया अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स इज कंपल्सरी, पहली स्टेटमेंट। मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेज इन इंडिया हैव डेवलप्ड द adopted, not developed, have adopted the Lev and Schwartz model to value its human resources. ठीक है, Lev and Schwartz model। और फिर most of the Indian companies which follow human resource accounting don't make a separate section in their annual report for a detailed reporting of their human resource. Most of the companies, Indian companies which follow human resource accounting don't make a separate section in their annual reports for detailed reporting of their human resources, या none of the above। इनमें से कुछ भी सही नहीं है इसके बारे में, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में इनमें से कौन सी चीज़ है जो सही नहीं है, ये आपको बताना। ए, बी, सी या डी? डी तो नन ऑफ द अबव है, अगर तीनों गलत है तो फिर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना है अकाउंटिंग जो है ह्यूमन रिसोर्स में इंडिया में कंपलसरी नहीं है, तो ये तो फीचर नहीं है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का। इट इज नॉट कंपलसरी, कर सकते हैं बट इट इज नॉट मैंडेटरी। मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइज लेव और स्वेजर्स मॉडल, एक ये अब ये कंपनीज विच फॉलो, अब ये सेपरेट सेक्शन लिखा है ना, यहां पे लिखा है डोंट मेक सेपरेट सेक्शन। उनकी एनुअल रिपोर्ट जो है उसमें सेपरेट सेक्शन नहीं लगाते हैं, ये लिखा है। बट जब जो भी कंपनीज फॉलो करती हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए सेपरेट सेक्शन बनाती हैं अपने जो सही स्टेटमेंट है वो ये है। ठीक है, तो ये भी फीचर नहीं हुआ क्योंकि इंडियन कंपनीज जो है वो सेपरेट सेक्शन बनाती हैं। क्लियर है ये दोनों? अब बचा ये जो है ये सही है। जितनी भी कंपनीज इंडिया में है मोस्टली यही मॉडल को अडॉप्ट करती हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा इसमें बी, अकाउंटिंग इज नॉट कंपल्सरी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूएशन मॉडल्स हैं बट हैव बीन डेवलप्ड डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन ऑर्गेनाइजेशन, बट हाउएवर मोस्टली यही स्वेजवर्ड्स मॉडल जो है, लेव एंड स्वेजवर्ड्स मॉडल, यही ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए इंडिया में फॉलो किया जाता है। और ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग मेक सेपरेट सेक्शन, डोंट मेक नहीं, मेक सेपरेट सेक्शन। तो स्टेट जब ऐसा बड़ा क्वेश्चन आए तो थ्योरी जो वर्ड्स होते हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। कई बार हम स्किप कर जाते हैं वर्ड्स और उसकी वजह से आंसर जो है हमारा रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग स्पेशली जो थोड़े लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आगे, अकाउंटिंग डेटा आर एनालाइज्ड एंड इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, ऑडिटर, स्टैट्यूटरी फॉर्म्स, नन ऑफ द अबव। अकाउंटिंग डेटा को या किसी भी डेटा को हम ले रहे हैं, अकाउंटिंग डेटा तो क्या, किसी भी डेटा को हम एनालाइज किससे करते हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग डेटा की बात हो रही है, विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, ऑडिटर उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, या स्टैट्यूटरी फॉर्म्स होते हैं उनको फिल हम करते हैं, उसकी वजह से उससे हम एनालिसिस कर सकते हैं। क्या है इसका आंसर, ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है, ना तो ये ऑप्शन, ना तो ये ऑप्शन, ना तो ये ऑप्शन सही है। किसी भी तरह का डेटा हो वो वेरियस काइंड्स ऑफ टूल्स एंड टेक्निक से ही एनालाइज किया जाता है। चाहे आप एवरेज निकाल लो, है ना, मीन, मीडियन, मोड, चाहे आप कोरिलेशन निकाल लो, चाहे आप रेशोज निकाल लो। ठीक है, उस डेटा में से चाहे किसी तरह के कंपैरिजंस कर लो, तो उसके लिए टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होती हैं। ठीक है, ऑडिटरी या स्टैट्यूटरी ऐसा कुछ भी नहीं यूज किया जाता, टूल्स एंड टेक्निक्स। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल? नॉट,
कौन सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल नहीं है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, बी एंड सी बोथ। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो, ये तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। लास्ट टाइम भी ऐसा एक क्वेश्चन था थोड़ा सा, तो उसमें मैंने आपको आइडिया दिया था, है ना? तो कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल? ऑब्वियसली ये आपने किस में पढ़ा है? कॉस्ट अकाउंटिंग में। प्रोसेस कॉस्टिंग है, ये भी किस में आता है? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ आती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। तो ये तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल है, ये दोनों नहीं है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नॉट पूछा है। अगर पूछा होता इज अ टूल तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता, पूछा इज नॉट अ टूल तो बोथ बी एंड सी हो गया। आई होप इट इज क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड कौन सी ये स्टेटमेंट है जो ट्रू है? पहला कहता है मैनेजमेंट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है, पहला पूछ रहा है आपसे। लीगल कंपल्शन टू इंस्टॉल मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, इसके बारे में तो आपको अभी पता है, किया था ना, फॉल्स ही है स्टेटमेंट। अभी पीछे तो किया 2 क्वेश्चन पहले कि ये कंपल्सरी नहीं है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है इसको करने के लिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए। नो सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फॉलोड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर सिमिलर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है, ठीक है। तो कहता है लीगल कंपल्शन टू इंस्टॉल, एक तो मैंने आपको बता दी तो फॉल्स है। क्यों? अभी 2 क्वेश्चन पहले हमने किया था तो आपको भी याद ही होगी। बाकी 3 में से देखो, बाकी 3 में से देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, नहीं, ये तो एनालिसिस है, ये किसी टाइम पीरियड के लिए थोड़ा बनते हैं। जब आपको एनालाइज करना है, क्वार्टरली करना है, क्वार्टरली बना लो, एनुअली करना है, एनुअली बना लो। तो नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। फिर कहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर सिमिलर। अरे कैसी बात कर रहे हो, ये तो अलग है, ये अलग है, इसके टूल्स बिल्कुल अलग हैं, इसके टूल्स बिल्कुल अलग हैं। इसका यूज कॉस्ट, इसमें कॉस्ट का बेस बनाकर फिर हम अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं, इसमें तो हम एनालिसिस कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो सिमिलर हो नहीं सकते। हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग आता है, दैट इज ट्रू, बट इसका मतलब ये नहीं है ये दोनों सिमिलर हैं, ऐसा नहीं मान लेना है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने। तो बचा क्या? सारा कुछ तो बता दिया, तो ये भी फॉल्स हो गया। अच्छा, अब ये नो सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फॉलोड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये शायद लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का खुद के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल्स नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, रेशियोज निकालते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट हैं, ठीक है। लेकिन इनकी अपनी जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं, आपकी कन्वेंशंस होती हैं, असम्पशंस होती हैं, वही इसके अंदर यूज होती हैं। वो भी इसलिए यूज होती है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आता है। तो इसका अपना कोई सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं है, जो फाइनेंशियल के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वही कह सकते हो कि इसमें यूज हो जाते हैं। तो सी इज ट्रू, दैट देयर इज नो सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, नो सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फॉलोड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। को ऐसा स्पेसिफिक सेट नहीं है। कंपैरिजन के लिए यूज होता है, एनालिसिस के लिए यूज होता है, मैनेजमेंट के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो सब है। लेकिन इसके अपने खुद के कुछ प्रिंसिपल्स, अगर हम बात करूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो खुद के प्रिंसिपल्स नहीं है, खुद के प्रिंसिपल्स में नहीं इसको चलता है। अब देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? देखो हमने किया था, अभी भी मैं बता रहा था, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये भी उसके स्कोप में आता है, बट यहाँ पे तो कुछ और ही टर्म्स दी हुई हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ऑपरेशनल रिसर्च, टैक्सेशन। अब इनमें से कोई ऐसा है जो इसके स्कोप में हो सकता है मैनेजमेंट अकाउंट? देखो टैक्सेशन तो हो सकता है ना, मतलब सीधा देख के जाए, अगर हमें नहीं मालूम इन चीज़ों के बारे में या इन चीज़ों का नहीं पता ये क्या होती है, तो टैक्सेशन टर्म तो देखो मैनेजमेंट को तो देखना है ना, टैक्स जो है हम कितना दे रहे हैं और उसको कैसे हम जैसे CSR के अंडर अगर आप कुछ प्रोग्राम सेटअप करते हो तो टैक्सेशन जो है वो टैक्सेशन से रिलेटेड बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, या टैक्सेशन
जो है ये भी प्रॉपर टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। अगर प्रॉपर टैक्स नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, तो ये तो फिर भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के उसमें हो सकता है ये। पर ये बाकी दो हो सकते हैं क्या स्कोप में, क्योंकि ऑल द अबव भी ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको समझना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप के अंदर स्टैटिस्टिकल मेथड भी आते हैं, ऑपरेशनल रिसर्च भी आता है, टैक्सेशन भी आता है। सबसे बड़ा ज़्यादा स्कोप होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। स्टैटिस्टिकल मेथड तो आएंगे ही, कंपैरिजन करने हैं, रेशियोज निकालने हैं, कई बार एवरेज निकालनी पड़ती है, मीन निकालनी पड़ सकती है, कुछ कोरिलेशंस, ट्रेंड सेटिंग करनी है। जो टाइम सीरीज एनालिसिस हमने किया, तो टाइम सीरीज एनालिसिस किसका है, टूल है वो, एक्चुअल में तो स्टैटिस्टिकल मेथड का टूल है। अब ऑपरेशनल रिसर्च जो है आपकी, वो भी आपके इसके स्कोप के अंदर आती है। देखो कहाँ, देखो ग्राफ्स, डायग्राम, चार्ट्स मेक द इंफॉर्मेशन मोर इम्प्रेसिव। तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट में आपने देखा प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, पीपीटी देते हैं, तो पीपीटी के अंदर ग्राफ ऐसे नंबर्स डाल देंगे तो बड़ा वो लगेगा, कौन पढ़ेगा नंबर्स को। वैसे ही ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ऐसी चीज़ें बनाई होंगी तो बढ़िया लगेगी। तो इसलिए स्टैटिस्टिकल टूल तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो बेसिक टूल्स हैं, आगे मीन, एवरेज, कोरिलेशन निकालना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना, वो तो बहुत हाई लेवल ऑफ स्टैटिस्टिक होता है, पर उसके बेसिक तो यूज हो ही रहा है ना, बेसिक है ना। ग्राफ्स, डायग्राम्स, चार्ट्स, डेटा प्रोवाइड करना, सब क्या है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं। टैक्सेशन भी है, देखो अब टैक्स देना है तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कि उसको वेरियस प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स पता होना चाहिए, एक्साइज, सर्विस, आजकल तो जीएसटी आ गया है और कई जगह पे वैट वगैरह भी लगता है, फ्रिंज बेनिफिट्स भी होते हैं, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, जो इनके बारे में उसे पता होना चाहिए मैनेजमेंट को। तो ये भी उसके स्कोप में आ गया। ऑपरेशनल रिसर्च क्या होती है, साइंटिफिक अप्रोच होती है टू सॉल्व मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स। मैनेजर का काम क्या है, प्रोडक्शन में हम चले जाएं तो उसको क्या करना है, काम हो रहा है प्रोडक्शन में, कई बार 10-10 दिन, 20-20 दिन भी लगता है किसी चीज़ को बनने में, तो उसको कितना और एफिशिएंटली हम कर सकते हैं, उसको कितने दिन में किया जा सकता है, कितने मेथड से किया जाता है। एक मेथड से 13 दिन लग रहे हैं, एक मेथड से 15 दिन लग रहे हैं, एक मेथड से 21 दिन लग रहे हैं। तो उसमें ये पर्ट एंड सीपीएम एनालिसिस होता है, क्यूइंग थ्योरी होती है कि क्यू कैसे करें, लीनियर प्रोग्रामिंग होती है, ये सारा ऑपरेशनल रिसर्च के अंडर आता है। असाइनमेंट होती है कि जॉब असाइन करने हैं मशीन्स को, है ना, 4 मशीन है, 4 हमारे पास काम है, तो कौन सी मशीन को कौन सा काम दे, 4 बंदे हैं, हर बंदे की कॉस्टिंग अलग है, हर बंदे को अलग पैसे देने पड़ते हैं। तो ऑपरेशनल रिसर्च के बारे में भी मैनेजमेंट के स्कोप के अंदर आता है, मालूम होना चाहिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग है जिसका स्कोप बहुत वास्ट है, बिकॉज मैनेजर का काम, मैनेजमेंट का काम सिर्फ एक चीज़ को देखना नहीं है, सारी चीज़ों को देखना है। अकाउंट्स भी देखना है, टैक्सेशन भी देखनी है, उनको प्रोडक्शन भी देखना है, तो सब कुछ देखना, तो सब कुछ के बाद चीज़ों के बारे में उन्हें पता चले। और स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बिना तो आप कुछ भी आज की डेट में प्रेजेंट कर ही नहीं सकते, कुछ भी एनालिसिस कर ही नहीं सकते। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये सब चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब आ जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग नीड फॉर कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड कौन सी बात इसमें सही है? पहला, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, पहला पॉइंट ट्रू है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है कैपिटल बजटिंग, लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स होता है, या ए और सी दोनों सही हैं, ये आपको बताना है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है आपकी, सॉरी नॉट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कैपिटल बजटिंग के बारे में आपसे पूछा, उसकी क्या जरूरत है। अब कैपिटल जो टर्म है वो क्या होती है, अगर हम सोल प्रोप्राइटर में करें तो कैपिटल क्या होता है हमारा, जो भी एक इंडिविजुअल बिजनेस सेटअप करता है तो उसमें जो भी अपना कैश या काइंड पैसा लगाए, चाहे सामान वगैरह लगा दे, जो भी कुछ वो बिजनेस में लगा रहा है उसको कैपिटल कहते हैं। जब कंपनीज की बात करें तो इसमें शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, है ना, कौन कौन कितना कितना शेयर होल्डर, शेयर तो कैपिटल टर्म इससे रिलेटेड होती है। यानी कि कैपिटल टर्म तो है ही लॉन्ग टर्म, तो यानी कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, लॉन्ग टर्म भी और लार्ज इन्वेस्टमेंट भी। तो लॉन्ग टर्म है तो ये वाली ऑप्शन तो गलती हो गई, लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म नहीं होती। कैपिटल नीड्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म होती है। वर्किंग कैपिटल हो तो वो कह सकते हो कि आप शॉर्ट रन में होता है, बट ये तो क्या है, लॉन्ग रन में होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। अब कैपिटल बजटिंग करनी है, मतलब कैपिटल आपने अरेंज करना है,
कैपिटल लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए अरेंज करना है, तो कैपिटल अगर आपको अरेंज करना है तो आपको ये भी समझना है ना, कैपिटल आप अरेंज कर रहे हो तो उसको आप लगा रहे हो, तो अगर आप शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज नहीं करोगे तो फिर इसके जो हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, उसके बारे में आप केयर नहीं करोगे। तो कैपिटल बजटिंग का एक ये भी काम है कि ऐसे बजट सेट करो, ऐसे कैपिटल अरेंज करो कि शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो भी मैक्सिमाइज हो, उसको हिंट ना लगे। मतलब ये नहीं ना शेयर होल्डर का पैसा प्रॉफिट आया, शेयर होल्डर का पैसा होता है ना प्रॉफिट, जिसमें से डिविडेंड देते हैं, कह रहे डिविडेंड नहीं देना जी, इसको नए प्रोजेक्ट में लगा दो। अगली बार फिर प्रॉफिट आया, कह रहे डिविडेंड नहीं देना, नए प्रोजेक्ट में लगा दो। अब ऐसे तो चलो बहुत बढ़िया है, अपने पैसे से आप क्या कर रहे हो, अपने पैसे को आप आगे आगे इन्वेस्ट की जा रहे हो, लेकिन शेयर होल्डर ने आपका शेयर खरीदा क्यों है, वो तो डिविडेंड चाहता है ना कि उसको भी रेगुलर प्रॉफिट में हिस्सा मिले। अब वो लॉन्ग रन में अगर आप उसकी वेल्थ को, उसके डिविडेंड को मैक्सिमाइज करने का नहीं सोचोगे, उसको हिस्सा नहीं दोगे, उसको आगे आगे लगाई जाओगे, तो उसको तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड भी है उसमें, या उससे रिलेटेड जो शेयर की वैल्यू है वो भी बढ़नी चाहिए, कंपनी की इमेज भी बढ़िया होनी चाहिए, तो वो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। और लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स तो है ही, कैपिटल तो टर्म ही लॉन्ग टर्म है और लार्ज है, जितनी बड़ी कंपनी उतना ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट और उतना ही ज़्यादा कैपिटल बजटिंग इंपॉर्टेंट। तो क्या बना हमारा ऑप्शन, ए एंड सी बोथ, ए एंड सी बोथ आपका ऑप्शन इसमें बनेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट, आई होप इट इज क्लियर। कैपिटल बजटिंग क्या है, पता लगा होगा आपको कुछ इसके बारे में, शॉर्ट टर्म तो होती नहीं है और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है, नीड के लिए क्या ट्रू है ना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर फंड भी होता है, लार्ज इन्वेस्टमेंट भी होती है और लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। विच मेथड इज प्रेफर्ड, शुड बी प्रेफर्ड, एनपीवी और आईआरआर। एनपीवी होता है देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड्स, है ना। अब ये जब भी हमें कोई प्रोजेक्ट के लिए मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है कि हमें ये प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना है, हमें टेकअप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं विच प्रोजेक्ट इज़ बेटर, क्योंकि हर कंपनी की लिमिटेशन होती है, एक टाइम पे एक या दो या तीन से ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, तो यू हैव टू डिसाइड कि कौन से तीन करने हैं। हो सकता है आपके पास 10 प्रोजेक्ट आ रहे हो, तो यू हैव टू चूज कि कौन सा करना है, विच वन इज़ बेटर, यू हैव टू डिसाइड। तो उसके लिए कुछ मेथड होते हैं, जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू एक मेथड होता है, एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड होता है। अब इसमें दो ही मेथड बताए हैं, और भी होते हैं। अब कहता है दोनों में से कोई भी यूज नहीं करते, या कहता है दोनों ही यूज कर सकते हैं। किस केस में, व्हेन मेथड शुड बी, विच मेथड शुड बी प्रेफर्ड व्हाइल अप्रेजिंग एन प्रोजेक्ट इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट। अगर प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है, मतलब उसका किसी और प्रोजेक्ट से लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट का ये मतलब है, तो फिर कौन सा लेना चाहिए मेथड, ये वाला लगाना चाहिए, ये वाला लगाना चाहिए, दोनों ही नहीं लगाने चाहिए, या बोथ, मतलब बोथ मतलब कोई भी लगा लो, दोनों लग सकते हैं, तो ये आपको बताना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड होता है, उसमें क्या करते हैं हम, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, जितने भी आपको फ्यूचर के इनफ्लोज होते हैं उससे हम प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड करते हैं उनकी, और फिर को कंपेयर करते हैं, और उससे फिर हम देखते हैं हमें बेनिफिट हो रहा है या नहीं। और एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। डिटेल में तो मेथड्स की नहीं जाऊंगा, अभी मैं आपको ये बता दूं, अगर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हों अगर, तो आप चाहे ये मेथड लगाओ, ये मेथड लगाओ, दोनों में से कोई मेथड लगा दो, आंसर क्या आना है, सेम ही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसलिए अगर, है ना, गिव सेम, एक्सेप्ट और रिजेक्ट रिजल्ट्स। देखो प्रोजेक्ट का फाइनल, पूरा मेथड लगाने के बाद फाइनल डिसीजन क्या होगा, या तो प्रोजेक्ट ले लो या तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दो। तो कहता है चाहे आप एनपीवी वाला मेथड लगाओ, चाहे आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाला मेथड लगाओ, दोनों में से कोई मेथड लगाओ, आंसर सेम आना है। मतलब अगर एक्सेप्ट आ रहा होगा तो दोनों में एक्सेप्ट आएगा, दोनों से एक्सेप्ट आएगा, और अगर रिजेक्ट आ रहा होगा तो दोनों से ही रिजेक्ट आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक से आंसर कुछ और आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए दोनों में से जो मर्जी लगा लो, योर विश, जो आप लगाना चाहते हो लगा लो, लेकिन इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। अब आ जाएं, विच मेथड शुड बी प्रेफर्ड, एनपीवी और आईआरआर वही सेम क्वेश्चन है, व्हाइल अप्रेजिंग, लेकिन एंड में चेंज कर दिया। क्यों, ये क्या है,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। अब अगर आपको ये इंडिपेंडेंट क्या होता है, एक दूसरे से लेना देना नहीं है उनका, ठीक है, दे आर डिफरेंट। एक अलग प्रोजेक्ट है, ये अलग प्रोजेक्ट है, उसमें कहता है जो मर्जी लगा लो आंसर सेम देता है। लेकिन अब ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, वो प्रोजेक्ट जो साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, जो एक ही टाइम पे एक साथ नहीं चलाए जा सकते, ठीक है, तो उसे कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। या इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम कर सकते हैं, कार्ड्स तो आपको मालूम होंगे। तो कार्ड्स में अगर मैं बोलूं कि आपने एक कार्ड निकालना है और वो किंग आए या क्वीन आए, किंग आए या क्वीन आए, तो ये दोनों चीजें, मतलब एक कार्ड के ऊपर या तो किंग आएगा या तो क्वीन आएगी, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, तो इसको कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। एक टाइम पे इकट्ठे नहीं हो सकते, एक कार्ड में दोनों नहीं आ सकते। सिमिलरली मैं बोलूं किंग और ब्लैक कार्ड, तो किंग जो है 4 होते हैं कार्ड्स किंग के, 2 ब्लैक 2 वाइट। तो ऐसा हो सकता है एक पत्ता मैं निकालूं, वो किंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, किंग रेड भी हो सकता है, किंग ब्लैक भी हो सकता है। तो यस, ये जो है ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये साइमल्टेनियसली हैपन नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब ऐसे तरह के प्रोजेक्ट में कौन सा मेथड लगेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, या सॉरी ये वाला ऑप्शन सही है, दोनों में से कोई भी नहीं लगाना, या दोनों लगा दो जैसे लास्ट में था, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब ऐसा हो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हों, जो कि मैंने आपको बता दिया, समझा दिया एग्जाम्पल के साथ क्या होते हैं, तो इन दैट केस आप कौन सा मेथड लगाएंगे, आप नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड लगाएंगे। ये ध्यान रखना है। इफ अ फर्म हैज टू सिलेक्ट वन प्रोजेक्ट out of 2 mutually exclusive project, the net should be preferred. This is because the objective of a company is to maximize, reason भी है, maximize है, करना है शेयर होल्डर की वेल्थ को, इसलिए हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड लगाना है, क्योंकि जब भी हम वो लगाते हैं तो उसका जो बेसिक पर्पस होता है उस मेथड का वो यही होता है कि शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए। तो इसलिए जो है हम इस मेथड को लगाएंगे। तो आज जो हमने क्वेश्चंस करने थे वो इतने ही हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए देखो मैंने आपको बोला कि आप जो भी एनालिसिस वहाँ पे मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग जो हैं आपको बेनिफिट हो रहा है इन क्लासेस का या नहीं। और कोई टॉपिक अगर आप चाहें कुछ करना तो वो भी मुझे बता सकते हैं। वैसे आई वुड बी कवरिंग ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अपनी प्रिपरेशंस जो है वो आप ट्रैक पे रखिए। थैंक यू वेरी मच।